Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the daily current affairs of 20th of May 2024. तो गाइज आज है तारीख 20 मई 2024 और है मंडे। आज की तारीख से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनेंगे उन सभी करंट अफेयर्स को हम यहाँ पर डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये वीडियो यूपीएससी और स्टेट पीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलो शुभ आरंभ करते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, इस लेक्चर में हम केवल इंडियन एक्सप्रेस के ऊपर ही नहीं, साथ ही साथ बाकी सारे न्यूज़ आर्टिकल्स के ऊपर भी फोकस करते हैं, जैसे पीआईबी, डाउन टू अर्थ, लाइवमेंट, द हिंदू, हिंदुस्तान टाइम्स, सभी के न्यूज़ आर्टिकल्स को प्रॉपर बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन के साथ में कवर करते हैं। इस लेक्चर का एंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है दोस्तों, क्योंकि वीडियो के लास्ट में आप लोगों का एक टेस्ट होगा। पूरे लेक्चर को कंसंट्रेशन के साथ में सुनना, लास्ट में उस टेस्ट को अटेम्प्ट करना, जिससे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ ये सारी चीज़ें हैं, इनसे अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो यार मैं उसको सॉल्व कर सकता हूँ। क्योंकि जो एमसीक्यू की प्रैक्टिस है वो आप डे 1 से करोगे तो ज़्यादा बेटर है ना। एमसीक्यू की प्रैक्टिस आप डे 1 से कर सकते हो, आप उसमें और ज़्यादा मजबूत हो। एग्जामिनेशन में जब बैठोगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा कि यार ये काम मैं डेली कर रहा था, और वही छोटी छोटी चीज़ें बाकी सारे लोगों से आपको आगे लेकर जाएंगी। बाकी दोस्तों डेली बेसिस पे मॉर्निंग में 5 बजे वीडियो अपलोड होता है। कल संडे था, इस वजह से अपलोड नहीं हो पाया, क्योंकि संडे में ये मॉर्निंग वाला वीडियो नहीं आता है। बट आगे कोशिश करेंगे कि एक संडे में रिविजन वीडियो को ऑर्गेनाइज करें डेली बेसिस पे, मतलब डेली नहीं, हर संडे, ताकि पूरे वीक का रिविजन आपका हो जाए। ठीक है। बाकी इस लेक्चर का पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। एज यू कैन सी गाइज आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। यहाँ से आप डेली बेसिस पे इस लेक्चर के पीडीएफ को डाउनलोड कर पाओगे। नाउ स्टार्ट करते हैं आज के इस पर्टिकुलर सेशन को। सबसे पहला आर्टिकल जो कि एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट भी है, बात करने वाले हैं दोस्तों एप्पल कल्टीवेशन के बारे में, सेब के प्रोडक्शन के बारे में डिस्कशन करेंगे। हाल ही में ये न्यूज़ क्या आई है पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। हर एक आर्टिकल में जो न्यूज़ है दोस्तों वो आपको ऊपर इस तरीके से ब्लू कलर के लाइन फॉर्मेट में देखने को मिल जाएगी। तो हुआ यह है, धीरे धीरे जो टेम्परेचर है वो गर्म हुआ पिछले कुछ 10 सालों में, ऐसा यहाँ पर बताया गया। अब वो जो टेम्परेचर के अंदर चेंजेस हुए हैं वो थोड़ा सा जो गर्म हुआ है, उसकी वजह से जो एप्पल कल्टीवेशन है वो हमारे स्पीति वैली के लोअर वाले रीजन में भी ज़्यादा बढ़िया तरीके से देखने को मिल रहा है। अब इसी की वजह से एप्पल कल्टीवेशन आज के समय पर न्यूज़ में बना हुआ है, जिसको लेकर कुछ बेसिक डेटा आपको पता होना चाहिए। तो इसमें सबसे पहली चीज़ यह है कि देखो, एप्पल का जो साइंटिफिक नेम है वो है मालुस पिमुला। ये एक इंपॉर्टेंट टेम्परेट फ्रूट है। इंडिया में आप देख पाओगे, इंडिया में स्पेशली जो पहाड़ी रीजन है वहाँ पर बहुत ज़्यादा एप्पल का कल्टीवेशन किया जाता है, जो स्पेशली हमारे हिमालयन रेंजेस हैं। अब एप्पल को ग्रो करने के लिए आपको कौन कौन सा जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है वो पहले फॉलो करना पड़ेगा, इसको समझिएगा। जब बात करते हैं टेम्परेचर की, तो अगर आप सेब की खेती करते हो तो उसके लिए जो एवरेज टेम्परेचर है वो 21 से लेकर 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास का होना चाहिए। ना इससे ज़्यादा गर्म हो, ना इससे ज़्यादा ठंडा हो। तो दोस्तों ये एक ऐसा टेम्परेचर है जो कि बिल्कुल सूटेबल है, जिस पर्टिकुलर सेक्शन में एप्पल का कल्टीवेशन बढ़िया तरीके से किया जा सकता है। और हमारे सी लेवल से लगभग 1500 से लेकर 2700 मीटर की ऊंचाई पर एप्पल का कल्टीवेशन किया जा सकता है, उसको हम अभी ग्रो कर रहे हैं। फिर बात आती है बारिश की, तो अच्छी खासी बारिश भी चाहिए, लगभग 1000 से लेकर 1250 mm के आसपास रेनफॉल चाहिए उस पूरे ग्रोइंग रीजन में। और अगर इस तरीके का टेम्परेचर हो जाए, बारिश मिल जाए, तो दोस्तों इससे बहुत ज़्यादा बढ़िया तरीके से एप्पल का कल्टीवेशन किया जा सकता है, बढ़िया प्रोडक्शन देखने को मिल सकता है। अब बात आती है मिट्टी की, तो एप्पल सबसे बढ़िया ग्रो होते हैं वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल्स के अंदर में। लोमी सॉइल आप समझते हो, जो क्ले वाली मिट्टी होती है ना, जो मिक्सचर होता है क्ले का, सैंड का और सिल्ट सॉइल का, जिसमें बहुत सारे ऑर्गेनिक मैटर्स होते हैं और बहुत अच्छी मिट्टी मानी जाती है, बहुत फर्टाइल मानी जाती है दूसरे बाकी सारी मिट्टी के कंपैरिजन में। तो वो एप्पल के लिए सबसे बढ़िया है। सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन दोस्तों वो ये है, हमारे इंडिया में कौन कौन से ऐसे रीजन हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा सेब को ग्रो किया जाता है। तो इंडिया में सबसे पहला जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश के हिली एरियाज़ एंड उत्तरांचल के हिली एरियाज़, ये वो रीजन है जहाँ पर एप्पल का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है। पहाड़ी इलाकों की बात कर रहे हैं। अब दोस्तों थोड़ा सा अगर हम नॉर्थ ईस्ट सेक्शन पे चलें, पंजाब की साइड चलें, तो अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, पंजाब एंड सिक्किम, ये वो स्टेट्स हैं जहाँ पर अगेन एप्पल का प्रोडक्शन होता है, लेकिन बहुत लो लेवल पर, बहुत स्मॉल कॉन्टेक्स्ट में देखने को मिलता है। सबसे ज़्यादा इस वाले स्टेट्स में होता है जो हमने अभी ऊपर कवर किया, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर। यहाँ पे बात हो रही है स्वच्छता पखवाड़ा के बारे में। तो ये स्वच्छता पखवाड़ा है क्या, ज़रा डिटेल से डिस्कस करेंगे। एग्जाम के लिए रिलेवेंट है, जीएस पेपर नंबर 3 एनवायरमेंट के कॉन्टेक्स्ट से।
तो हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन ने एक इम्पॉर्टेंट स्टेप लिया है, और वो स्टेप ये है कि वो क्या कर रहे हैं, एनवायरमेंट के अंदर में क्लीनलीनेस, साफ सफाई को प्रमोट कर रहे हैं इस स्वच्छता पखवाड़ा प्रोग्राम को लॉन्च करते वक्त। ये प्रोग्राम दोस्तों 16 मई से 31 मई तक चलेगा, यानी ये 14 दिन तक रहने वाला है पूरा प्रोग्राम। ठीक है, जैसे आज हो चुकी है हमारी तारीख 20 मई, है ना, उस तरीके से यानी 31 मई तक प्रोग्राम चलेगा। 16 को स्टार्ट हो चुका है। तो ये जो स्वच्छता पखवाड़ा है, ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जिसको अप्रैल 2016 में लाया गया था स्वच्छ भारत मिशन के तहत। इस पर्टिकुलर इनिशिएटिव का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इसको लाया गया था ताकि हम क्या कर सकें, आने वाले जो मतलब स्पेशली 14 दिन है उसके ऊपर एक स्पेशल फोकस किया जाएगा। वहाँ पर जो साफ सफाई है उसकी प्रैक्टिस को ज़्यादा हम प्रमोट करेंगे, और उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट के जो अलग अलग मंत्रालय हैं, उनके डिपार्टमेंट्स हैं, उनको भी शामिल करेंगे ताकि लोगों में और ज़्यादा अवेयरनेस फैलाई जाए। तो इस पर्टिकुलर प्रोग्राम का, इस इनिशिएटिव का मेन जो एम है वो आपको समझ में आया कि भाई जो भी हमारी गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, उन सबको साथ में लेकर आना, और वो सब डिपार्टमेंट साथ में मिलकर क्या करें, स्वच्छ भारत मिशन के तरफ यहाँ पर अपना एक कंट्रीब्यूशन दिखाएं। और जो ये मिनिस्ट्रीज़ हैं वो यहाँ पर इस स्वच्छता पखवाड़ा को ऑब्जर्व भी करती हैं, मॉनिटर भी करती हैं अच्छे से, पूरी तरह से इसको देखा जाता है ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से, स्वच्छता समीक्षा नाम का सिस्टम, जहाँ पे आप कह सकते हो इमेजेस, वीडियोस जो भी हैं स्वच्छता की एक्टिविटीज़ से संबंधित, उनको अपलोड किया जाता है, शेयर किया जाता है। ठीक है, तो ये पूरा जो इनिशिएटिव है ये स्वच्छ भारत मिशन के तहत लेकर आया गया था। और स्वच्छ भारत मिशन क्या है दोस्तों? भारत सरकार का एक इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव, एक ऐसा मिशन जिसको 2 अक्टूबर 2014 में लॉन्च किया गया था। इस मिशन में रूरल एरियाज़ और अर्बन एरियाज़, यानी कि जो आपके शहर वाले और गांव वाले दोनों एरियाज़ हैं, उनको कवर किए गए। अर्बन कंपोनेंट की जब बात करेंगे तो अर्बन एरियाज़ के जो मिशन है इसको कौन इंप्लीमेंट कर रहा है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट। और रूरल कंपोनेंट के जो एरियाज़ हैं उनको कौन कवर कर रहा है? वो किसके अंडर में आ रहे हैं? वो आ रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन के अंडर में। तो ये छोटी छोटी बेसिक चीज़ें हैं, कई बार प्रीलिम्स में पूछ ली जाती हैं। ये कौन से मंत्रालय के अंडर में आ रहा है, कब ये इनिशिएटिव लाया गया था, या ये जो इनिशिएटिव है कौन से मिशन के अंडर में लाया गया है, ऐसे बेसिक चीज़ें हैं। चलिए आगे आते हैं। अब बात आती है एक और आर्टिकल की जिसको हम जीएस पेपर नंबर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से लिंक करेंगे। बात हो रही है प्री फायर पोलर मिशन के बारे में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब वर्ड यहाँ पर आ रहा है यूज पोलर। तो दोस्तों हमारे पृथ्वी के जो पोलर रीजन्स हैं वो आपको पता है, नॉर्थ पोल है, साउथ पोल है, बहुत ही ज़्यादा ठंडे रीजन है, बर्फ़ आपको देखने को मिलेगी। लेकिन आजकल धीरे धीरे यहाँ पर वो जो बर्फ़ है वो कम भी हो रही है, पिघल रही है। क्यों? जैसे जैसे यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग देखने को मिल रही है, टेम्परेचर गर्म हो रहा है, उसकी वजह से, क्लाइमेट चेंज की वजह से। तो वो जो टेम्परेचर के अंदर वेरिएशन हो रहे हैं, चेंजेस हो रहे हैं, उन्हीं को मेजर करने के लिए एक मिशन लॉन्च किया गया है, नाम है प्री फायर पोलर मिशन। इसको जल्दी यहाँ पर मतलब अब लॉन्च करने वाले हैं, अभी किया नहीं है, तैयार हो चुका है पूरा मामला। तो ये नासा का जो प्री फायर पोलर मिशन है इसको 22 मई को न्यूजीलैंड से लॉन्च किया जाएगा दोस्तों, यानी परसों इसको लॉन्च करने वाले हैं। तो ये जो प्री फायर पोलर मिशन है इसकी फुल फॉर्म क्या है? प्री फायर का फुल फॉर्म ध्यान रखिएगा, पोलर रेडिएंट एनर्जी इन द फार इंफ्रारेड एक्सपेरिमेंट। तो एक ऐसा पोलर मिशन है जिसमें 2 छोटी छोटी सैटेलाइट्स को रखा गया है, और हर एक सैटेलाइट के अंदर में एक इंस्ट्रूमेंट है, और वो इंस्ट्रूमेंट क्या करेगा? हमारे पोल वाले रीजन जो है, नॉर्थ पोल साउथ पोल की बात कर रहे हैं, है ना, उनको मेजर करने का काम करेगा, उनका डेटा को यहाँ पर रिलीज करेगा। इस मिशन का होल ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका मेन उद्देश्य क्या है? इस मिशन का जो मेन ऑब्जेक्टिव है कि अर्थ के पोलर रीजन्स जो हैं, वही अगेन नॉर्थ पोल साउथ पोल की बात कर रहे हैं, तो अर्थ के जो पोलर रीजन्स हैं वहाँ पर कितनी ज़्यादा हीट जो है, हीट लॉस देखने को मिल रहा है ना, वहाँ पे क्लाइमेट को लेकर प्रॉपर डेटा प्रोवाइड करवाएगा ये पर्टिकुलर मिशन। इसका मेन एम है कि भाई आज के समय पर जो प्रॉब्लम्स है, जो हम डेटा प्रॉपर तरीके से प्रिडिक्शन नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारे पास में एक सही एक्यूरेट सटीक डेटा नहीं है, जिसके वजह से प्रॉपर आगे का अनुमान नहीं लगाया जा सकता। तो अभी क्या होगा? प्रॉपर डेटा मिलेगा तो उससे क्लाइमेट चेंज हो जाएगा, सी लेवल राइज का जो कह सकते हो प्रिडिक्शन है वो हम कर सकते हैं कि भाई जो टेम्परेचर बदल रहा है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, या जो हमारे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं तो इसका समुद्र के स्तर पर क्या जो असर है वो पड़ते हुए देखने को मिलेगा। समझ गए? तो ये जो मिशन है ये हमको बहुत सारी नई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाएगा कि कैसे पृथ्वी का जो एटमॉस्फेयर है, कैसे जो यहाँ पर आइस है, जो बर्फ़ है, वो यहाँ पर जो हीट आप कह सकते हो वो हमारी रेडिएट हो रही है स्पेस में, उसको कैसे इन्फ्लुएंस करता है पूरा एटमॉस्फेयर, वो यहाँ पर समझाने की बात करेगा।
सवाल यह है कि ये सैटेलाइट वर्क कैसे करेगी। तो इस मिशन के अंदर में क्यूब सैटेलाइट्स का यूज़ किया गया है। जैसे मैंने आपको बताया, छोटी छोटी 2 सैटेलाइट्स आपको नजर आएंगी जिनको यहाँ पर लॉन्च किया जाएगा। इसके अंदर में कुछ टेक्नोलॉजी का यूज़ यहाँ पर किया गया है, जो कि आपका जो कह सकते हो कि एनर्जी, स्पेशली जो यहाँ पर अर्थ के थ्रू रेडिएंट एनर्जी रिलीज हो रही है, उसको मापने का काम करेगा। ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, इनका जो वजन है वो 3 किलोग्राम से भी कम है, ऐसा यहाँ पर बताया जा रहा है। इसमें कह सकते हो कि एक रीडिंग डिवाइस को यहाँ पर ऐड किया गया है, जिसको नाम दिया गया है थर्मोकपल। उसके अलावा इस मिशन का एक और मेन हेल्प रहेगा, ये हमको समझने में मदद करेगा कैसे जो आपके आर्कटिक रीजन्स हैं, है ना, आर्कटिक और एंटार्कटिक आप समझते होंगे, साउथ पोल नॉर्थ पोल पर आपको वो देखने को मिलेंगे। तो आर्कटिक जो रीजन्स हैं वो कितनी तेजी से गर्म होते चले जा रहे हैं, ये हमको समझ में आने लगेगा। इसको हम बढ़िया तरीके से अंडरस्टैंड कर पाएंगे इन डेटा के वजह से, कि जो आर्कटिक है दोस्तों वो 2.5 टाइम्स ज़्यादा तेजी से यहाँ पर पिघलता हुआ नजर आ रहा है, गर्म होता हुआ नजर आ रहा है। साइंटिस्ट को एक बेटर आइडिया मिलेगा कि कैसे जो ये हीट है वो यहाँ पर एमिट हो रही है, कैसे यहाँ पर ये जो टेम्परेचर है वो यहाँ पर इन्फ्लुएंस हो रहा है। रिसर्चर्स को यहाँ पर एक मदद मिलेगी अच्छी तरीके से प्रिडिक्शन करने के लिए, भविष्यवाणी करने के लिए कि कैसे अगर हीट बदलती है, हीट के अंदर में एक बड़ा एक्सचेंज होता है पृथ्वी और स्पेस के बीच में, तो इससे क्या बदलाव हो सकता है ना। कैसे यहाँ पे हमारे जो ग्लेशियर्स है वो पिघल जाएंगे, एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर उसमें यहाँ पर ट्रिगर हो सकता है, या ग्लोबल वेदर भी हमको चेंज होता हुआ नजर आ सकता है। इसमें क्या क्या चेंजेस होते हुए नजर आएंगे। तो ये मिशन इन सब चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग हमको प्रोवाइड करवाएगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं एक और रेलिवेंट आर्टिकल पर। बात हो रही है डिजिटल अरेस्ट के बारे में, वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल। देखो दोस्तों, पिछले कुछ समय पर ना बहुत सारे न्यूज़ आर्टिकल मैंने देखे डिजिटल अरेस्ट को लेकर, बहुत आर्टिकल पब्लिश हुए हैं। तो एक कॉन्सेप्ट तो आपको पता होना ही चाहिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट भी है। रिसेंटली डिजिटल अरेस्ट के बहुत सारे केसेस निकल कर आए, जिसके बाद केंद्र सरकार ने माइक्रोसॉफ्ट के साथ में कोलैबोरेट करके 1000 स्काइप की जो आईडीज हैं उनको ब्लॉक करवाया है। क्यों? स्काइप की आईडी पर जो फ्रॉडस्टर हैं, स्कैमस्टर हैं, जो स्कैम कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं, वो लोगों को डिजिटली अरेस्ट कर रहे हैं। कहोगे डिजिटली अरेस्ट? हाँ, कैसे? देखो मैं आपको ये बताता हूँ। डिजिटल अरेस्ट एक नया मेथड है, एक नया टैक्टिक है जो कि साइबर क्रिमिनल्स अपना रहे हैं, जो फ्रॉडस्टर हैं वो अपना रहे हैं, और किसी पीड़ित को यहाँ पर अपना एक बहुत बड़ा शिकार बना ले रहे हैं, उनसे बहुत सारा पैसा ऐंठने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये है क्या, पूरा प्रोसेस कैसे काम करता है मैं आपको बताता हूँ। इस पूरे साइबर क्राइम मेथड के अंदर में जो मेन चीज़ है वो है फ्रॉडस्टर, एक धोखेबाज। अब वो क्या कर रहा है, अपने आप को लॉ एनफोर्समेंट ऑफिशियल की तरह दिखा रहा है ऑनलाइन, स्काइप के आईडी पे या वीडियो कॉल के माध्यम से अपने आप को पुलिस का व्यक्ति या फिर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का पर्सन या सीबीआई का व्यक्ति दिखा रहा है, और सामने इंसान को उसको पूरी तरह से मैनिपुलेट कर दे रहा है, इस तरीके से धमका कर डरा दे रहा है कि भाई हाँ वाकई में जो इंसान बैठा है सामने वो उसको लगेगा हाँ यार मैंने क्राइम किया है। उसको इस तरीके से यहाँ पे पूरी तरह से मैनिपुलेट कर दिया जा रहा है। कहोगे हो कैसे रहा है? इसके लिए दोस्तों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल हो रहा है, स्पेशली स्काइप का। स्काइप एक समय पर बहुत पॉपुलर हुआ करता था, ध्यान होगा। तो स्काइप का यूज़ करके यहाँ पर क्या कर रहे हैं ये लोग, क्रिमिनल्स जो हैं, ये कहीं ना कहीं यहाँ पर इस तरीके से लोगों को धमका रहे हैं, डरा रहे हैं, डिजिटली उनको अरेस्ट कर रहे हैं। वो कहते हैं कि भाई ये जो वीडियो कॉलेज चलती रहेगी और इसमें ही यहाँ पर आपने रहना है, अपने कमरे में ही रहना है, यहाँ से निकलना नहीं है, यहाँ अभी पुलिस पहुँच जाएगी, ये वगैरह इस तरीके से डरा दिया जाता है। पैसा दो तब यहाँ पर मामला थोड़ा सेट होगा। तो इस तरीके से पैसा ऐंठा जा रहा है विक्टिम से। तो जो साइबर फ्रॉडस्टर्स हैं वो यहाँ पर इस तरीके का गेम खेल रहे हैं, डिजिटली अरेस्ट करके रख रहे हैं एक व्यक्ति को, जब तक उनको बहुत अच्छा खासा पैसा नहीं मिल जाता। तो साइबर क्रिमिनल्स करते क्या है इसमें, ज़्यादातर विक्टिम्स को सेल्फ अरेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। उनको यहाँ पर इस तरीके से ट्रिक कर देते हैं, उनको बिलीव करवाते हैं कि भाई आप डिजिटल अरेस्ट हो चुके हो। डिजिटल अरेस्ट एक नया कॉन्सेप्ट आ चुका है, आप अपने घर में रहोगे, घर को छोड़कर निकल नहीं सकते, इस कमरे से बाहर नहीं निकल सकते जब तक आप ये पेमेंट नहीं करोगे। तो ये दोस्तों कॉन्सेप्ट निकल कर आ रहा है, ये एक और फ्रॉड निकल कर आ रहा है, जिसके बारे में लोगों के पास में एक अवेयरनेस होना, जागरूकता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसके प्रिवेंटिव मेजर में सबसे पहली चीज़ है साइबर हाइजीन। इसको यहाँ पर किया जा रहा है रेगुलरली बाय अपडेटिंग पासवर्ड्स। देखो होता क्या है, आपने ना बहुत सारी इन्फॉर्मेशन, बहुत से लोग ऐसे होते हैं नॉर्मली बड़ी बड़ी इन्फॉर्मेशन भी ऑनलाइन छोड़ देते हैं, जो आज के ज़माने के हिसाब से सही नहीं है। जिस तरीके से डिजिटाइजेशन बढ़ा है, बड़े बड़े स्कैम्स हो रहे हैं, फ्रॉड्स हो रहे हैं, इस तरीके से ढेर सारी अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करना बिल्कुल भी सही नहीं है। आपको हमेशा अपना सॉफ्टवेयर अपडेट रखना है, पासवर्ड्स को अपडेट करना है
है ना, 2 फैक्टर ऑथेंटिफिकेशन को रखना है ताकि आप किसी के एक्सेस में ना हो। नहीं तो फिर क्या होता है, कई बार केसेस में अगर आप देखोगे कि बहुत सारे लोग होते हैं ना, उनके ऊपर फिशिंग अटैक हो जाता है। कहने का मतलब है उनको एक गलत लिंक मिला हुआ है ना, उस लिंक पर वो क्लिक कर देते हैं या कुछ इधर उधर से अटैचमेंट्स को डाउनलोड कर लेते हैं जो अननोन सोर्सेस हैं, और वहीं से वो फिर फंस जाते हैं, है ना। लिंक क्लिक करके सीधा यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो फ्रॉडस्टर है उसको यहाँ पर एक्सेस मिल चुका है आपके फ़ोन का। तो ऐसी प्रॉब्लम्स भी यहाँ पर आ रही है। तो कोई भी चीज़ शेयर करने से पहले या लिंक को क्लियर करने से पहले अच्छे से हर एक चीज़ को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक बार ऐसा हो गया था, मैं आपको बताता हूँ। एक ऐसी ईमेल आईडी थी, ऐसा लग रहा था यूट्यूब का बिल्कुल ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, बिल्कुल ऑफिशियल, और वो यहाँ पर एक लिंक देते हैं कि इस लिंक पे क्लिक करो, इस अटैचमेंट को डाउनलोड करो, अदरवाइज चैनल डिलीट हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर उस बिल्कुल ऑफिशियल लग रहा था, लेकिन बिल्कुल लास्ट में ना @ करके यूट्यूब का कुछ एक उनका पर्सनल डेटा निकल कर आता है, वो चीज़ उसमें प्रेजेंट नहीं थी। अब मैं भी यार घूम गया, एक बार कई लोगों ने ऐसा कर दिया, वो लिंक पे क्लिक किया जिसके बाद चैनल हैक हो गया। अब वो चीज़ थी, मैंने यार ध्यान से पढ़ा और नीचे एक जो वो यूट्यूब भेजता है ना, कुछ एक अपना लोगो वगैरह बनाकर भेजता है, वो चीज़ उसमें प्रेजेंट नहीं थी। तो यार मुझे थोड़ा सा शक तो हुआ, लेकिन मैंने जो है उसके बाद उसको ओपन नहीं किया। फिर मैंने बातचीत की यूट्यूब वालों से, बातचीत करने के बाद यहाँ पर पता चला कि यार हमने कुछ ऐसा भेजा ही नहीं है, हो सकता है वो कुछ ऐसा गलत हो गया हो, तो उस समय और बचे, नहीं तो फिर अपने साथ भी कुछ भी हो सकता था। तो थोड़ा ध्यान रखना है इस चीज़ के बारे में, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, पहले अच्छे से पढ़ लेना है हर एक चीज़ को पूरा यार ऊपर से। लेकिन आजकल होता है क्या है, सीधा एग्री 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 एग्री, भाई उसे पढ़ लो क्या है क्या नहीं उसके अंदर में, है ना। फिर उसके बाद में बात है सिक्योर डिवाइसेस के बारे में। तो हमें करना क्या होगा, अपने एंटीवायरस एंटी मॉलवेयर सॉल्यूशंस को इंस्टॉल करके रखना होगा, अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को बिल्कुल अप टू डेट रखना होगा, किसी के कॉन्टैक्ट में वो ना पड़ सके। तो ये कुछ सॉल्यूशंस हैं। अपने कम्युनिकेशन चैनल को सिक्योर करके रखना होगा, लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस फैलानी ज़रूरी है, लोगों को बताना ज़रूरी है कि भाई ऐसा भी लोगों के साथ में हो रहा है, तो आप सतर्क रहें ताकि आप इस जाल में ना फंस सकें। समझ गए। चलिए आगे आते हैं एक और रेलिवेंट आर्टिकल पर। बात हो रही है डेटा मेथड के बारे में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पर इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, क्वेश्चन बन सकता है। डेटा मेथड क्या है दोस्तों, पहले मैं आपको ये फोटो दिखाता हूँ। इस फोटो में आप देख पाओगे जो व्यक्ति हैं, इन्होंने पत्तों से एक पूरा पैकेट तैयार कर रखा है। इसके अंदर क्या है, इसके अंदर सीड्स हैं, आपके चने की बीज है, दाल की बीज हैं, वो सीड्स हैं। उन सीड्स को प्रोटेक्ट किया जाता है ऐसे केस को बनाकर। तो ऐसे केस को बनाने वाला जो मेथड है उसी को डेटा मेथड बोलते हैं। अब चलिए समझते हैं क्या है पूरा प्रोसेस, ये न्यूज़ में क्यों है। तो जो मुरिया ट्राइबल फार्मर है दोस्तों, जो छत्तीसगढ़ से माइग्रेट हुए, इधर से उधर निकले और घने जंगल में यहाँ पर वो सेटल हो गए, वो आज के समय पर इसी डेटा मेथड का इस्तेमाल कर रहे हैं। डेटा मेथड बेसिकली एक ऐसा तरीका है जिससे हम अपने बीजों को बचाकर रख सकते हैं, प्रिजर्व रख सकते हैं। अब क्वेश्चन यह है कि कैसे हम उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाएंगे। उन सीड्स को हम पत्तों के अंदर लपेट देते हैं, एक पूरा का पूरा पैकेट तैयार करते हैं। वो एक स्पेशली एयर टाइट पैकेट होता है, भाई हवा भी इसमें पार नहीं हो सकती, इस तरीका का पैकेट रेडी किया जाता है दोस्तों। दूर से देखोगे तो बड़े बड़े पत्थर की तरह ये लगता है। अब जो ये पूरे पैकेज सीड्स होते हैं, तैयार करने के बाद में उन पैकेट सीड्स पर दोस्तों यहाँ पे कुछ पत्तियाँ जो होती हैं, लीफ होती हैं, सियाली की पत्तियाँ, उनसे इसको पूरी तरह से लपेट दिया जाता है। और इसके अंदर में 3 लेयर्स होती हैं। 3 लेयर्स को अच्छे से स्प्रेड करके लेमन लीव्स का भी इस्तेमाल किया जाता है। इस तरीके से इसको पूरा लपेट के एकदम कवर कर दिया जाता है कि हवा भी पास ना हो सके। तो इसके अंदर जो बीज प्रेजेंट है दोस्तों, उसको हम अच्छी तरीके से प्रिजर्व करके प्रोटेक्ट करके रख सकते हैं इस केस में। और हर एक जो डेटा होता है, मतलब एक केस के अंदर में 5 किलो बीज आप इस तरीके से बचा के रख सकते हो, प्रोटेक्ट करके रख सकते हो इस मेथड के तहत। समझ गए। अब सवाल यह है इसके फ़ायदे क्या होंगे। इसका फ़ायदा पहला यह है कि भाई अगर आप दूसरी जगह पर रखते हो तो कीड़े लग सकते हैं उसके अंदर में, इसमें कोई कीड़ा नहीं लगेगा, आराम से यहाँ पर उसको प्रोटेक्शन मिला हुआ है। दूसरा, यहाँ पर इन सीड्स को आप स्टोर करके रख सकते हो 5 साल तक, 5 ईयर्स तक आप एज इट इज स्टोर करके रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्लस ये जो सीड्स है दोस्तों, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो स्पेशली जो ग्रीन ग्राम सीड्स हैं, रेड ग्राम की, ब्लैक ग्राम की बीन्स हैं, इन सब चीज़ों को यहाँ पर इनके बीजों को प्रोटेक्शन दी जा सकती है। तो ये मेथड है डेटा मेथड। ये मेथड कौन से ट्राइबल कम्युनिटीज़ में पॉपुलर है, मुरिया ट्राइब में पॉपुलर है, ध्यान रखिएगा। अब इनकी लोकेशन के बारे में बात करते हैं। मुरिया ट्राइब कहाँ पे लोकेटेड है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और ओडिशा में ये लोग रहते हैं। ये कोया भाषा यूज़ करते हैं जो कि एक द्रविडियन लैंग्वेज है। इनके सेटलमेंट्स को देखोगे तो बेसिकली ये व्यक्ति वो हैं जो इंटरनली डिस्प्लेस्ड पीपल हैं, अपने देश में ही यहाँ पर क्या है, इधर से उधर यहाँ पर इनको डिस्प्लेस कर दिया गया है।
एक जगह से हट के दूसरी जगह पर सेटल हो रहे हैं। अच्छी खासी पॉपुलेशन है इनकी आंध्र प्रदेश में, और आंध्र प्रदेश में इनको गुत्ती कोयास के नाम से जाना जाता है। ठीक है, गुट्टी कोयास के नाम से इनको जानते हैं, ऐसा यहाँ पर मेंशन किया गया। तो ये जो गुट्टी कोया के अंदर ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, ज़्यादातर गोंड या मुरिया कम्युनिटीज़ से बिलोंग करती हैं, जो कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं छत्तीसगढ़ के अंदर में, और इनको कोई ऐसा रिकग्निशन तेलंगाना में नहीं मिलता है। बस खाली ज़्यादातर जो यहाँ पर इनकी जो पॉपुलेशन है वो आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा में है। तेलंगाना में कोई प्रॉपर रिकग्निशन नहीं मिलता है, वो भी यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं एक और आर्टिकल पर। बात हो रही है अंबाजी वाइट मार्बल के बारे में। ये जो मार्बल आपको दिख रहा है जिसमें अलग अलग पैटर्न्स हैं, ये मार्बल इस तरीके से खड़ा है और इसी में का मार्बल नीचे लेटा दिया गया, तो आप देख पाओगे किस तरीके से पूरा पैटर्न मैच हुआ है। ये मार्बल अभी न्यूज़ में है। रीज़न क्या है? रीज़न यहाँ पर यह है कि गुजरात का जो ये अंबाजी मार्बल है दोस्तों, इसको हाल ही में GI टैग दिया गया है, जोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, और ये टैग मिला है सेंट्रल गवर्नमेंट की साइड से, जिस वजह से ये न्यूज़ में बना हुआ है। तो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अंबाजी वाइट मार्बल हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। GI टैग वाले हर एक प्रोडक्ट न्यूज़ में जो भी होते हैं वो रेलिवेंट ही होते हैं। तो अंबाजी मार्बल की जब बात करते हैं दोस्तों, तो एक प्रकार का ये ऐसा मार्बल है जिसकी चमक बहुत ज़्यादा है, वाइट कलर का है, इस पर बहुत सारे अननेचुरल से यूनिक पैटर्न नजर आएंगे। यह पैटर्न आप देख पा रहे हो, कोई कोई बोल्ड लाइंस हैं, कोई पतली लाइंस हैं, एक ऐसा पैटर्न बन रहा है, इसको ज़मीन पे पूरी तरह से लगाया जाएगा तो एक ऐसा सा पैटर्न बनकर आएगा जगह जगह पर। तो एक शानदार सा पैटर्न यहाँ पर इसके अंदर बनकर आता है, वो दर्शाया गया। इसको अंबा वाइट मार्बल या अंबे वाइट मार्बल के नाम से जाना जाता है, ऐसा यहाँ पर बताया गया। ठीक है, इसका जो वाइट कलर है, प्रिस्टीन वाइट कलर आपको देखने को मिल जाता है। इसमें बहुत सारी अलग अलग छोटी छोटी लाइनें भी प्रेजेंट है जो ऊपर से नहीं दिखाई दे रही हैं, बिल्कुल रियलिटी में देखोगे तो दिखाई पड़ेंगी। ठीक है, और वो जो वीन्स हैं यानी जो नसें दिखाई दे रही हैं इसके ऊपर में, वो उसकी इंटेंसिटी अलग है। जैसे मैंने आपको बताया, कुछ बहुत मोटी लाइन्स हैं, कुछ पतली पतली लाइन्स भी आपको यहाँ पे नजर आएंगी। ठीक है, और इस वाले मार्बल की जो शाइन है वो लंबे समय तक टिकती है, काफ़ी मजबूत माना जाता है। स्मूथ और पॉलिश्ड सरफेस आपको यहाँ पर इस मार्बल का देखने को मिलेगा। काफ़ी लग्जरी मार्बल यहाँ पर ये नज़र आता है। इसके बड़े बड़े आर्किटेक्चरल प्रोजेक्ट्स में यूज़ करते हैं, स्कल्पचर्स में, मॉन्यूमेंट्स के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। अब थोड़ा सा मार्बल के बारे में इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लो, तथ्य जान लो। मार्बल दोस्तों एक प्रकार का मेटामॉर्फिक रॉक है। ये कैसे बनता है? जब जो चूना पत्थर होता है ना, लाइमस्टोन, इसको हीट और प्रेशर के अंडर में रखा जाता है, उसके बाद इस तरीके का दोस्तों यहाँ पे मार्बल फॉर्म होता हुआ नजर आता है। ठीक है, मार्बल इसके अंदर में अगर आप देखोगे, जो ये मार्बल का पत्थर होता है, इसमें आपका मिनरल कैल्कलाइट होता है। उसके अलावा इसमें अदर मिनरल जैसे कि क्ले मिनरल्स, माइका, क्वार्ट्ज, पाइराइट, आयरन ऑक्साइड, ग्रेफाइट, इस प्रकार की चीज़ें भी इसके अंदर में होती हैं, जिसकी वजह से ये इतना स्ट्रॉन्ग, इतना ठोस और इतना खूबसूरत यहाँ पे नजर आता है। ठीक है, नो नेक्स्ट एक और रेलिवेंट आर्टिकल, आज का थंबनेल वाला आर्टिकल जो न्यूज़ में बना हुआ है। अच्छा, ऐसा कौन सा देश है जहां पर ग्लेशियर्स, सारे ग्लेशियर्स खत्म हो गए हैं, जो अभी के समय पर आर्टिकल्स कवर हो रहे हैं? तो दोस्तों है वो है वेनेजुएला। वेनेजुएला अभी बहुत ज़्यादा चर्चाओं में बना हुआ है। आप सर्च करोगे बहुत सारे आर्टिकल मिलेंगे कि वेनेजुएला आज के समय पर ऐसा देश माना जा रहा है मॉडर्न टाइम्स में जहां पर कंप्लीटली सारे के सारे ग्लेशियर्स, जो भी बर्फीले पहाड़ थे, बर्फ थी, सब खत्म हो चुकी है। रीज़न है क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज, टेम्परेचर का बढ़ना, तापमान बढ़ना, जिसकी वजह से ग्लेशियर्स पिघल गए सारे, उनका पानी सब समुद्र में पहुंचेगा। वही यहाँ पर एक चिंताजनक बात है। ये हमारे पास में एक बड़ा एग्जाम्पल है कि वेनेजुएला एक ऐसा देश बन चुका है जहाँ पे ग्लेशियर्स सारे खत्म हो चुके हैं। धीरे धीरे आर्कटिक, एंटार्कटिक तक बात पहुंचेगी। यहाँ पे तो बहुत बड़े बड़े ग्लेशियर्स हैं, वो सभी अगर पिघल जाते हैं, उनका पानी सीधा समुद्र में जाएगा और वो सी लेवल राइज होगा, जिससे बहुत सारे आइलैंड कंट्रीज या ऐसे देश जो कि एक बड़ा हिस्सा अपने समुद्र के साथ में शेयर कर रहे हैं, वो सब डूबने लगेंगे, जिस वजह से ये न्यूज़ में है। तो वेनेजुएला क्या है कारण इसके पीछे का न्यूज़ में रहने का, वो आपको पता चल गया। अब मैं थोड़ा सा डिटेल्स बताता हूँ वेनेजुएला के बारे में, क्वेश्चंस आपसे बन सकते हैं। वेनेजुएला दोस्तों एक साउथ अमेरिकन कंट्री है। चलिए, साउथ अमेरिका, ये पूरा कॉन्टिनेंट आपको नजर आएगा। साउथ अमेरिका में जस्ट ऊपर नॉर्थ साइड में आपको ये वेनेजुएला नजर आएगा। वेनेजुएला की कैपिटल है कैरेकस, ये आपको देखने को मिलेगा। वेनेजुएला के जस्ट बराबर में, जैसे ऊपर देखेंगे नॉर्थ में तो है कैरेबियन सी, वेस्ट में है कोलंबिया, साउथ में है ब्राज़ील और ईस्ट में है गुयाना। ठीक है, और इधर अगर आप देख पाओगे थोड़ा आपका ये वाला रीजन, तो यहाँ पे है अटलांटिक ओशन। तो ये वेनेजुएला के आसपास के बॉर्डर कंट्रीज हैं या बॉर्डर एरियाज हैं, ध्यान रख सकते हैं इसके बारे में। ठीक है, बाउंड्रीज के बारे में बात करेंगे तो बता ही चुका हूँ, कैरेबियन सी, अटलांटिक ओशन, गुयाना, ब्राज़ील, कोलंबिया, कहाँ कहाँ पर लोकेटेड हैं वो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर ही चुके हैं।
अब दोस्तों यहाँ पर वेनेजुएला एक ऐसा देश है जहाँ पर इंपॉर्टेंट नदियाँ हैं, वाटरफॉल है, दुनिया का सबसे हाईएस्ट वाटरफॉल यहीं पर है जिसका नाम है एंजल फॉल्स। उसके अलावा यहाँ पर एक सबसे बड़ी लेक है, पूरे साउथ अमेरिका की सबसे लार्जेस्ट लेक, जिसका नाम है लेक मराकाइबो। ठीक है, लेक मराकाइबो दोस्तों वेनेजुएला में है। ये पूरे साउथ अमेरिका की सबसे बड़ी झील है। और पता है इस झील की सबसे इंटरेस्टिंग बात है जिसके बारे में आपको पता होगा, बताया जाता है ये झील दुनिया की एक ऐसी झील है जहाँ पर सबसे ज़्यादा बिजलियाँ गिरती हैं। जो आसमान में बिजली कड़कती है ना, वो इसमें सबसे ज़्यादा गिरती है इस वाली झील में। इसके कुछ फोटोज़ आप गूगल पर देख पाओगे। वो है लेक मराकाइबो। अब बात आती है कुछ नदियों के बारे में। तो वेनेजुएला के अंदर एक इंपॉर्टेंट नदी है रियो नेग्रो। ठीक है, ये नदी कोलंबिया और ब्राज़ील के साथ में भी शेयर होती है। ये नदी एक इंपॉर्टेंट ट्राइब्यूटरी है अमेजन नदी की। दूसरी नदी आती है वेनेजुएला में, वो है ओरिनोको। ध्यान रखिएगा इसके बारे में भी। अब ये तीसरी सबसे बड़ी नदी है पूरे साउथ अमेरिका में, परन और अमेजन के बाद। तो ये दो नदियां हैं, रियो नेग्रो एंड ओरिनोको। ये वेनेजुएला में स्पेशली आपको देखने को मिलेंगी। वेनेजुएला के पास में कैरिबियन आइलैंड्स बहुत सारे हैं। कैरिबियन आइलैंड्स में अगर आप देख पाओगे छोटे छोटे आइलैंड जो कि वेनेजुएला के अंडर में आते हैं, क्योंकि वेनेजुएला एक बड़ी बाउंड्री शेयर करता है ओशंस के साथ में, कैरिबियन सी है। छोटे छोटे आइलैंड्स हैं यहाँ पर। उन छोटे छोटे आइलैंड्स में अगर आप देखोगे तो मार्गरीटा आइलैंड हो गया, ला बेलेंकिला आइलैंड हो गया, लो टॉर्टुगा हो गया, लॉस रॉस्क हो गया। तो इस तरीके से बहुत सारे आइलैंड्स जो कि वेनेजुएला के अंडर में आते हैं। फिर उसके बाद में बोला जा रहा है दोस्तों 19th सेंचुरी से अगर हम देखें तो वेनेजुएला एक बड़ा जुरिस्डिक्शन क्लेम करता हुआ आया है गुयाना जो देश है उनकी टेरिटरी के ऊपर में। तो गुयाना और वेनेजुएला के बीच में लंबे समय से डिस्प्यूट भी रहा है, आपको पता होगा, कई बार अखबार में चर्चा में रहता है। अब बात आती है रिसोर्सेज के बारे में। ये सब तो चलो साइड में हटा दो। उसके अलावा ये देश इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि दुनिया के सबसे ज़्यादा ऑयल के भंडार यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ह्यूज क्वांटिटीज़ में। और ऑयल के भंडार के साथ साथ कोयला, आयरन ओर, बॉक्साइट, गोल्ड, इनके भी दोस्तों बड़े बड़े भंडार यहाँ पे प्रेजेंट हैं आज के समय पर। तो इसलिए भी यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर कंट्री है इंपॉर्टेंट है। यहाँ की भाषाओं की बात करेंगे तो स्पेनिश एक ऑफिशियल लैंग्वेज है, 98% यहाँ पर बात कर रहे हैं, मतलब उनकी भाषा है ये। फिर इंडिजिनस 1.3% है। फिर पोर्चुगीज़ है ना। करेंसी की बात करेंगे तो वेनेजुएलन बोलीवर यहाँ के करेंसी का नेम है। आगे आते हैं एक और आर्टिकल के ऊपर। बात हो रही है नर्मदा रिवर के बारे में। ये नदी इंपॉर्टेंट है आपके ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो नर्मदा रिवर अभी के समय पर चर्चाओं में है। कुछ इंसिडेंट से, हादसे की वजह से कुछ लोग यहाँ पर डूब गए थे, उस वजह से भी न्यूज़ में था। फिर यहाँ पर अभी थोड़े समय पहले और भी खबर आ रही थी नर्मदा रिवर को लेकर। तो डिस्कस करते हैं क्या है ये नदी, काफ़ी अक्सर न्यूज़ में रहती है। नर्मदा रिवर दोस्तों अगर आप देखोगे हमारे पेनिनसुलर इंडिया की एक सबसे बड़ी वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। यहीं पर कुछ टर्म्स आ जाती हैं। पेनिनसुलर इंडिया क्या हो गया? अब इंडिया का दोस्तों एक बहुत बड़ा हिस्सा आप देख पाओगे हमारे समुद्र के साथ में शेयर होता है। तो समुद्र के साथ में जितना हिस्सा शेयर हो रहा है ये वाला पोर्शन कहलाता है पेनिनसुलर इंडिया, है ना। पेनिनसुला क्या होता है आपको पता है ना भाई, एक ऐसा पोर्शन जो 3 जगह से समुद्र से घिरा हुआ हो, ये आप देख पाओगे। ये आपका पेनिनसुला हो गया। तो ये पेनिनसुलर इंडिया हो गया। और इस वाले पोर्शन में यहीं पर आपको ये नर्मदा रिवर ऊपर देखने को मिल रही होगी। ठीक है, अब बोला क्या है, ये वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। तो ध्यान रखिएगा मध्य प्रदेश से यहाँ पर ये रिवर ओरिजिन होती है और इस तरीके से बहते हुए मध्य प्रदेश को क्रॉस करते हुए सीधा आगे स्टेट्स को क्रॉस करते हुए गुजरात जाती है। और गुजरात से जो इधर यहाँ पर गल्फ ऑफ कैम्बे है इसके थ्रू यहाँ पर इधर अरेबियन सी में गिर जाती है। ठीक है, तो वेस्ट की साइड में फ्लो हो रही है, ध्यान रखिएगा। तो बोला जा रहा है एक लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर है हमारे पेनिनसुलर इंडिया के अंदर में। जो सबसे बड़ी बड़ी नदियां हैं पेनिनसुलर इंडिया में, उसमें केवल नर्मदा है, ताप्ती है और माही है। केवल यही 3 नदियां हैं जो ईस्ट से वेस्ट में जा रही हैं, सबसे बड़े साइज की, स्पेशली पेनिनसुलर इंडिया में। इसलिए भी नर्मदा इंपॉर्टेंट है। ऑरिजिन के बारे में बात करेंगे दोस्तों, तो चलिए मैं आपको एक फोटो दिखाता हूं जिसमें बढ़िया तरीके से समझ में आएगा। ऑरिजिन कहां से होता है, अमरकंटक हिल जो है मध्य प्रदेश में, वहां से ये नदी बनकर आती है। इस तरीके से होते हुए जबलपुर से गुजरकर ऐसे ही दोस्तों यहाँ पर आगे बढ़ते हुए यहाँ पर आप देख पाओगे मध्य प्रदेश वाले स्टेट को क्रॉस करके इधर यहाँ से महाराष्ट्र का कुछ रीजन क्रॉस करके गुजरात से निकलकर सीधा गल्फ ऑफ कैम्बे में गिर जाती है। और ये छोटी छोटी नदियाँ देख रहे हो, ये नदी जा रही है, ये जा रही है, ये जा रही है, ये सब नर्मदा नदी की सहायक नदियाँ हैं, है ना। जैसे बारगी है, तावा है, ये सब नदियां क्या हैं, सब आकर इसमें मिल रही हैं नर्मदा में। तो इसकी सहायक नदियां हैं जिसको इंग्लिश में ट्राइब्यूटरीज बोलते हैं, पता होगा। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई दोस्तों। तो मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात
इन 3 स्टेट से बहते हुए सीधा गल्फ ऑफ कैम्बे में ये गिर जाती है। लेंथ की बात करेंगे तो नर्मदा नदी का जो टोटल लेंथ है वो यहाँ पर 1312 किलोमीटर्स के आसपास है। ये हमारे पूरे भारत की 5वीं सबसे लंबी नदी है। नर्मदा बेसिन बहुत बड़े एरिया में एक्सटेंड होता है। ये नदी बहुत बड़े एरिया में फैली हुई है। इसका बेसिन अगर आप देख पाओगे तो इसके नदर्न रीजन में विंध्यास आपके रेंजेस हो जाते हैं, ईस्ट में मलाइका रेंज है, उसके माइकला रेंज, मलाइका बोल रहा हूँ, माइकला रेंज जो आपके पहाड़ियाँ हैं। उसके अलावा साउथ में सतपुरा रेंज है। उसके अलावा वेस्ट में आपको अरेबियन सी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, उसके अलावा दोस्तों इस नदी के पास में बहुत सारे वाटरफॉल्स हैं, स्पेशली काफ़ी पॉपुलर वाटरफॉल जिसमें आता है दाउंदर फॉल्स। ये मध्य प्रदेश में जबलपुर के साउथ वेस्ट वाले रीजन में लोकेटेड है। अब आता है एक और इंपॉर्टेंट पोर्शन। इस नर्मदा नदी की कुछ इंपॉर्टेंट ट्राइब्यूटरीज हैं, कुछ सहायक नदियां। तो जो मेन ट्राइब्यूटरी हैं, मेन ट्राइब्यूटरी में सबसे पहले हेलोन रिवर है, बंजर रिवर है, बारना रिवर है, तावा रिवर है। ये नदियां सब इसमें आकर मिल जाती हैं। और इन ट्राइब्यूटरीज में अगर देखते हैं तो तावा रिवर सबसे बड़ी ट्राइब्यूटरी है, सबसे बड़ी सहायक नदियां हैं नर्मदा रिवर की। तो ये यहाँ पर नर्मदा रिवर के बारे में कुछ बेसिक चीज़ें हो गई जिसके बारे में पता होना चाहिए। तो दोस्तों ये थे हमारे सारे के सारे आर्टिकल्स। आई होप आपको बढ़िया तरीके से क्लैरिटी मिल चुकी है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चंस के ऊपर में। देखते हैं भाई इन आर्टिकल से संबंधित जो आपके सामने टेस्ट है उसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस हैं। तो स्टार्टिंग में आपको सारे क्वेश्चंस बताऊंगा, आप उसके आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। फिर लास्ट में एक साथ सभी क्वेश्चन के आंसर बताऊंगा ताकि आप उसको रीचेक कर सको, मैच कर सको, देख सको कितने क्वेश्चन सही किए और कितने गलत किए आपने। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 बात हो रही है एप्पल कल्टीवेशन के बारे में। तो एप्पल कल्टीवेशन के रेफरेंस में आपके सामने 2 स्टेटमेंट्स हैं, बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है। पहला, जो एप्पल की खेती है दोस्तों, इसको करने के लिए आपको वेल ड्रेन्ड लोमी सॉइल्स की जरूरत पड़ती है। दूसरा स्टेटमेंट, एप्पल का कल्टीवेशन केवल और केवल इंडिया में वेस्टर्न हिमालयन रीजन में होता है, उसके अलावा कहीं नहीं होता। तो बताइए दोनों स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर है 1 ओनली, B 2 ओनली, C दोनों सही है या D दोनों के दोनों गलत हैं। नाउ एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बात है प्री फायर सोलर मिशन के बारे में। तो प्री फायर सोलर मिशन को लेकर अगेन आपके सामने 3 स्टेटमेंट्स है, बताना है इनमें से कितने स्टेटमेंट सही है। कौन सा स्टेटमेंट सही है ये नहीं बताना, कितने सही है, हाउ मेनी ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट ये बताना है। तो प्री फायर पोलर मिशन को लेकर पहला स्टेटमेंट बोलता है इसको डेवलप किया है नासा ने। दूसरा स्टेटमेंट, ये क्या करेगा, ये रिवील करेगा फुल स्पेक्ट्रम ऑफ हीट लॉस, हमारे पृथ्वी के पोलर रीजन से जो हीट लॉस हो रहा है उसके बारे में सारा डेटा रिवील करेगा। तीसरी चीज़, ये हमारी मदद करेगा ये समझने में कि कैसे जो ये हीट है वो हमारे इस स्नो और सी आइस रीजन से एमिट होती हुई नजर आ रही है, स्पेशली पोलर रीजन से। तो बताइए तीनों में से कितने स्टेटमेंट सही हैं। ऑप्शन नंबर ए केवल 1, बी केवल 2, सी तीनों सही हैं या डी सारे के सारे गलत हैं। नाउ एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट भी है। एक टर्म है डिजिटल अरेस्ट, वो हाल ही में न्यूज़ में देखने को मिला। ये टर्म क्या है। ऑप्शन नंबर ए, एक मेथड है टू फाइल अ फायर इन्वेस्टिगेशन फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, यानी एक ऐसा तरीका है जिसमें हम FIR डिजिटली और फाइल करते हैं एक व्यक्ति को अरेस्ट करवाने के लिए। दूसरा, थ्योरी एक्सप्लेन रिगार्डिंग चिल्ड्रन गेटिंग एडिक्टिंग टू मोबाइल फोन, बच्चों का जो एडिक्शन मोबाइल फोन के प्रति उस चीज़ को दर्शाता है ये। या फिर न्यू वे ऑफ डिलीवरिंग एसेंशियल मेडिसिन, जो दवाइयाँ हैं वो एल्डर पीपल को देने के लिए एक तरीका है। या फिर एक टैक्टिक है जो कि साइबर क्रिमिनल्स इसको यहाँ पर यूज़ करते हैं ताकि एक विक्टिम को अपने जाल में फंसाकर उससे बहुत सारा पैसा खींच सके। तो बताइए इन चारों में से कौन सा एक सही टर्म है डिजिटल अरेस्ट को डिफाइन करने के लिए। आगे आते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन बात करता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स बेस्ट डिस्क्राइब्स द डेटा मेथड रिसेंटली इन न्यूज़। डेटा मेथड जो हाल ही में न्यूज़ में था, इसको लेकर कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो इसको प्रॉपर तरीके से एक्सप्लेन करता है। ऑप्शन नंबर ए, ये एक ट्रेडिशनल मेथड है ट्यूबरक्लोसिस की बीमारी को ठीक करने का। या ऑप्शन नंबर बी, एक ऐसा मेथड है जहां पर बीज जो सीड्स होते हैं उनको प्रोटेक्शन दी जाती है मुरिया ट्राइबल फार्मर्स के थ्रू। या ऑप्शन नंबर 3 सी, एक राइस कल्टीवेशन मेथड है जिसको वेस्टर्न घाट में प्रैक्टिस किया जाता है। या ऑप्शन नंबर डी, एक एंशिएंट इरिगेशन मेथड है जिसको डेकन रीजन में प्रैक्टिस किया जाता है। तो बताइए इन चारों में से कौन सा एक सही ऑप्शन है जो डेटा मेथड को डिस्क्राइब करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों आज क्वेश्चन हमारे केवल 4 ही हैं, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं लगाए हैं, बट इन चारों क्वेश्चंस के मैं आशा करता हूं कि सही आंसर आप लोगों ने दिए होंगे। चलिए मैं आपको एक एक करके इनके आंसर्स बता देता हूं ताकि आप चेक कर सको कितने क्वेश्चन सही हैं कितने गलत के हैं। आखिरी क्वेश्चन से आंसर बताना शुरू करता हूं। डेटा मेथड के बारे में पूछा गया, इन चारों में से बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही उत्तर क्या है। डेटा मेथड दोस्तों एक ऐसा तरीका है जहां पर हम सीड्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाते हैं, सीड्स को प्रिजर्व किया जाता है स्पेशली मुरिया ट्राइबल फार्मर्स के थ्रू। दैट इज वाई ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर।
फिर आपसे यहाँ पर पूछा जाता है अगले क्वेश्चन में कि जो ये टर्म है डिजिटल अरेस्ट, ये हाल ही में न्यूज़ में देखने को मिला, ये क्या है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी दोस्तों। ये एक ऐसा तरीका है जो साइबर क्रिमिनल्स अपना रहे हैं, किसी व्यक्ति या फिर कह सकते हो किसी को अपना शिकार बना रहे हैं, उससे बहुत सारा पैसा खींचने की यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं। फिर आपसे पूछा गया प्री फायर पोलर मिशन के बारे में बताइए, तीनों स्टेटमेंट्स में से कितने स्टेटमेंट सही हैं, हाउ मैनी? अब यहाँ पर तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं। अब तीनों सही हैं तो यहाँ पे कुछ एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है नहीं मुझे, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर हम प्री फायर पोलर मिशन को अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस कर चुके हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे पूछा गया था आपसे एप्पल कल्टीवेशन के बारे में बताइए, दो स्टेटमेंट्स है, दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है? पहला कि ये जो एप्पल है दोस्तों, ये लोमी सॉइल्स के अंदर में ग्रो करता है। बढ़िया, बिल्कुल अभी आपको बताया था लोमी सॉइल्स क्या होती हैं, डिटेल से समझाया था फर्स्ट आर्टिकल में। फिर दूसरा यहाँ पर स्टेटमेंट बात करता है कि इन एप्पल को केवल वेस्टर्न हिमालयन रीजन में ही कल्टीवेट किया जाता है। ये गलत है दोस्तों, केवल वेस्टर्न हिमालयन रीजन ऐसा नहीं है। अभी हम पढ़ रहे थे अरुणाचल प्रदेश में भी, पंजाब के अंदर भी ग्रो कर रहे हैं। दैट इज़ वाई यहाँ पर हमारा सेकंड स्टेटमेंट गलत है, केवल पहला वाला सही है। ऑप्शन नंबर ए, वन ओनली इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको क्लैरिटी मिल चुकी होगी। तो बताइए, चारों क्वेश्चन सही थे ना? नीचे कमेंट सेक्शन में अपना ऑनेस्टी के साथ में आंसर दिया करो। बाकी गलत होंगे भी तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चन सही होने लगेंगे। कल फिर से मिलेंगे लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।